नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बालकृष्ण इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त बालकृष्ण, जो लाया हूं आप सभी के लिए अंग्रेजी का ऐसा टॉपिक जो आपकी अंग्रेजी को स्ट्रांग बनाने के साथ साथ आपकी अंग्रेजी को अत्यंत ही मजेदार कर देगा। हम बात करने वाले हैं आज टेंस के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमारी यही गुजारिश रहेगी कि हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आपको विषय वस्तु अच्छे से समझ में आए। तो आइए देखते हैं टेंस। टेंस टेंस मतलब काल होता है। काल अर्थात समय। वाक्य का सबसे आवश्यक अंग। अब टेंस के बारे में जानते हैं। जो वाक्य का सबसे आवश्यक अंग होता है वो होती है क्रिया। क्रिया मतलब वर्ब। टेंस की परिभाषा है, वाक्य का सबसे आवश्यक अंग क्रिया होती है। इसके बिना वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलता। वर्ब किसी वाक्य में किसी कार्य के होने या करने का बोध कराती है। जो क्रिया होती है किसी वाक्य में कार्य का होने या करने का बोध कराती है। वर्ब के जिस रूप से समय का बोध होता है, वर्ब के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे ही टेंस कहते हैं। अर्थात कोई भी क्रिया किसी कार्य के समय जिस समय के होने का बोध कराता है उसे ही टेंस अर्थात काल या समय कहते हैं। टेंस टेंस के तीन भाग होते हैं। टेंस तीन प्रकार का होता है। आप सभी लोगों में से दोस्तों कई लोग तो जानते भी होंगे। तो सबसे पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होगा पास्ट, तीसरा होगा फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, जो अभी चल रहा है। हम क्लास कब ले रहे हैं? प्रेजेंट में ले रहे हैं, वर्तमान में ले रहे हैं। पास्ट भूतकाल, जो बीत चुका है। भूतकाल जो बीत चुका है मतलब पिछले दिन। आज जैसे बृहस्पतिवार है तो पिछले दिन बुधवार था। और पिछले दिन मैंने मास्टर क्लास ली थी जैसे टेंसों की। एक ही क्लास में सारे टेंस मैंने समझाए थे, वो भी चार्ट के माध्यम से। अब फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। भविष्य काल, भविष्य काल का मतलब होता है आने वाला समय या कल के बारे में बताया जाए, वो भविष्य काल होता है। टेंस टेंस तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रत्येक टेंस के चार पार्ट होते हैं। इनके 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 तीनों के, अर्थात इन तीनों के चार चार भाग और भाग होते हैं। राइटिंग थोड़ा दोस्तों हमारी कंप्रोमाइज करिए, राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अर्थात इन तीनों के चार चार भाग और होते हैं। इसके बाद इन चारों के इन तीनों के चार चार भाग और होते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से चार भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट, चलो जगह कम है तो डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, उससे रिलेट कर देंगे। इंडेफिनाइट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, और चौथा होगा परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस। इन तीनों के अलग अलग चार चार भाग हो गए। जैसे अब प्रेजेंट की हम बात करेंगे तो प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर से देखिए, टेंस तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर एक टेंस के बारे में हम बात करेंगे और मतलब इसका तीनों टेंस के अलग अलग चार चार भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, वर्तमान समय में बात करेंगे, उसके बाद हमें भूतकाल समझने में आराम रहेगा और भविष्य काल भी हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट काल में आएंगे। प्रेजेंट काल के चार पार्ट होते हैं, मैंने बताया कि इन तीनों के चार चार होते हैं, तो प्रेजेंट के भी चार होंगे। तो प्रेजेंट से शुरुआत करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वो भी पूरी तरह से डिटेल में। ठीक है, और आपकी अपनी भाषा में, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए डिटेल। और साथ में नोट्स बनाते जाइए, नोट करते जाइए। इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, जहां पे आपको समस्या हो जरूर बताएं। ठीक है, कमेंट में दोबारा हम फिर से वो बता देंगे। तो शुरू करेंगे यहां से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको अब वर्तमान में इसको इंडेफिनिट ना कह करके प्रेजेंट सिंपल, इंडेफिनिट को हम सिंपल बोल देते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, बहुत जगह लिखा मिलेगा आपके बुक्स में, शायद हो सकता है दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस। टेंस आगे लिख देंगे, चलो लिखे दे रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। फिर से समझिए, प्रेजेंट वर्तमान हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल साधारण, वर्तमान साधारण वाक्य, वर्तमान साधारण वाक्य। अब इसको हेडिंग तो हमने पढ़ ली। अब इसके बाद हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या कौन सा टेंस है। तो इसकी पहचान हेडिंग डालिए, पहचान। जहां आपको समझ में ना आए तुरंत बताइए। ठीक है, पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या जिस वाक्य के अंत में या जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। अर्थात जिसमें किसी कार्य का होने या करने का बोध होता है, वर्तमान में वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। फिर से समझिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हैं आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। लिखेंगे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हैं आदि शब्द आते हैं, तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है।
या इसी को सिंपल इंडिफिनिट सिंपल प्रेजेंट बोल देते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि अब वर्तमान में यही चलन है। देखिए नोट करिए, आप लोग नोट करिए। हो गया, ठीक है। अब इसको बनाने का नियम लिखेंगे। नियम कर्ता प्लस मुख्य क्रिया मुख्य क्रिया प्लस कर्म, इतना होता है। और इसके साथ साथ और कई छोटे छोटे इसके साथ नियम लगेंगे, जिसके बाद ही आप सही सेंटेंस बना पाएंगे। इतना तो मेन स्ट्रक्चर होता है, बेसिक, जिसको बेसिक बोल देते हैं। तो इसको पहले हम समझेंगे, ठीक है। अब इसका नियम नंबर फर्स्ट देखिए। ही, शी, इट या एक वचन जिसको सिंगुलर बोल देंगे, कर्ता या किसी का नाम, सॉरी आपकी भाषा में लिखेंगे, किसी का नाम और थर्ड पर्सन आने पर क्रिया के साथ यस या ईएस लगाते हैं, ठीक है। ही, सी, इट या एक वचन कर्ता अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट, और या किसी का नाम हो या थर्ड पर्सन हो, वहां पर वर्ब के साथ यस या ईएस लगाते हैं। देखो ही, सी, इट आप समझ सकते हैं और किसी का नाम समझ सकते हैं, एक वचन कर्ता भी समझ सकते हैं। लेकिन जब थर्ड पर्सन समझने में शायद आप लोगों को दिक्कत हो रही। थर्ड पर्सन का मतलब जैसे बोल दिया गया कि तुम्हारी माताजी खाना बनाती हैं, तो तुम्हारी एक तुम बहुवचन हो गया, लेकिन माताजी, तुम्हारी माताजी अर्थात आपकी बात नहीं, आपकी माँ जी की बात हो रही, तो तुम्हारी माताजी जो हो जाएंगी, इसमें वो थर्ड पर्सन हो जाएंगी। तो फिर से समझेंगे नियम। ही, सी, इट या एक वचन कर्ता के साथ थर्ड पर्सन के साथ आने पर क्रिया के साथ यस या ईएस लगाते हैं। इसको नोट करिए, फिर उसके बाद ऊपर से फिर से बताएं दूसरा नियम।
दूसरा नियम, आई वी यू दे या बहुवचन अर्थात प्लूरल नंबर, प्लूरल सब्जेक्ट अर्थात बहुवचन कर्ता के साथ यस या ईएस नहीं लगाते हैं। ठीक है, आई वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस नहीं लगाते हैं। अब यस या ईएस लगाने का नियम मैंने बता दिया। अब इसके साथ एक चीज और आप लोगों को समझनी होगी, जो क्रिया वर्ब होती है उसका बेस फॉर्म या जो मेन फॉर्म होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। प्लूरल मतलब बहुवचन होता है, जिसको एक वचन बनाने के लिए हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में यस या ईएस लगाकर उसमें परिवर्तन करते हैं, जिसके बाद वो सिंगुलर में आ जाता है। तो किसी क्रिया या वर्ब, किसी भी क्रिया या वर्ब का जो बेस फॉर्म, मेन फॉर्म जिसको बोलते हैं बेसिक, वो हमेशा प्लूरल होता है। उसमें यस या ईएस लगाकर उसमें हम परिवर्तन कर देते हैं, जिसके बाद वो सिंगुलर या एक वचन कर्ता बन जाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब इसमें आपको कंफ्यूजन ये होगा कहाँ यस लगाना है कहाँ एस एच लगाना है। तो नियम नंबर 3 में लिखेंगे, जिन वर्ब्स के अंत में ओ एस एच सी एच एक्स आ जाए तो वहां ईएस लगाते हैं। यस केवल नहीं लगाएंगे, वहां पर ईएस लगाते हैं। जिन वर्ब के अंत में ओ एस एच सी एच एक्स आ जाए वहां पर ईएस लगाते हैं। जिन वर्ब्स, जिन क्रियाओं के अंत में एस एच ओ सी एच एक्स डबल एस छूट गया, हाँ डबल एस आ जाए वहां पर ईएस लगाते हैं। जैसे उदाहरण में हम देख लेंगे, गो, गो में क्या लगाना है, यस लगाना है या ईएस, तो मैंने क्या लिखा है ओ, ईएस लगा देंगे, अर्थात क्या बन जाएगा गोज। ठीक है, अब इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेंगे। वास, वास मीन्स धोना। अब इसमें एस एच है तो इसमें ई एस लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वासेस। ठीक है, जिन वर्ब के अंत में ओ एस एच सी एच एस एस एक्स आ जाए वहां पर ई एस लगाते हैं, और अन्य बहुवचन के साथ। इतना हो गया। और जो भी प्लूरल नंबर आई वी यू दे उसके साथ एस या ई एस कभी नहीं
लगाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण। तुम नदी में तैरते हो। यू स्विम, स्विम मीन्स तैरना, इन द रिवर। और टेंस समझने और बनाने के लिए सबसे आसान तरीका पता है क्या है? इसके लिए आप सभी को प्रतिदिन मीनिंग याद करनी होंगी, स्पेलिंग प्रतिदिन याद करिए, कम से कम 15 मीनिंग लिखिए, एक कॉपी बना लीजिए, नहीं कुछ है तो रफ कॉपी बना लीजिए, उसे मेरे नोट्स बनाइए और पीछे की साइड से लिखते चले आइए। प्रतिदिन 15 मीनिंग लिखेंगे, उन्हीं को याद करेंगे, लिखना है उसके साथ याद करना है। प्रतिदिन केवल 15 और 15 लिखेंगे, उससे आपकी एक महीने में आप देखेंगे कि आपकी अंग्रेजी काफी स्ट्रांग हो जाएगी। और क्लासेज रोज रोज की रोज देखना है, उसके साथ नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाने के साथ साथ रिवीजन करना है, क्योंकि अंग्रेजी कोई विषय नहीं है, अंग्रेजी एक भाषा है। किसी भाषा को हम प्रतिदिन बताते हैं, किसी भाषा को समझने का सबसे आसान तरीका है उसकी प्रैक्टिस करिए और रोज प्रैक्टिस करिए, उसके साथ धैर्य बनाए रखिए। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। लड़की एक मधुर गीत गाती है। तो क्या हो जाएगा? द गर्ल सिंग, अब यस या यस लगाना है तो सिंग्स हो जाएगा, सिंग्स आ स्वीट, मधुर हो जाएगा, स्वीट सॉन्ग। ठीक है। कर्ता हो गया, उसके बाद क्रिया हो गई, और ये कर्म हो गया। द गर्ल सिंग्स आ स्वीट सॉन्ग। मैं दो चिड़ियों को देखता हूं, जैसे बनाएंगे, आएगा नहीं शायद। आई सी टू बर्ड्स। मैं दो चिड़ियों को देखता हूं। ठीक है। आई सी टू बर्ड्स। अब ये हो गया सकारात्मक वाक्य तो खत्म हो गए, जिसको अफर्मेटिव कहते हैं। अब उसके बाद निगेटिव में आते हैं, नकारात्मक वाक्यों में। निगेटिव, निगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस देखेंगे।
निगेटिव अर्थात नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य के अंदर नहीं या कभी नहीं का प्रयोग कर दिया जाता है वह वाक्य निगेटिव या नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। इसको बनाने का नियम है कर्ता प्लस डू नॉट या डज नॉट या डज नॉट, फिर उसके बाद प्लस मेन वर्ब या मुख्य क्रिया, मेन वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये होता है बनाने का नियम। नकारात्मक वाक्यों को बनाने के लिए कर्ता प्लस डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज होती, डू या डज होती। डू लगाएंगे बहुवचन कर्ता के साथ, डज लगाएंगे एक वचन कर्ता के साथ। ये आगे भी आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। सकारात्मक वाक्यों में कभी इसकी सहायक क्रिया नहीं लगती है, इसमें नकारात्मक वाक्यों में लगेगी इसकी सहायक क्रिया, और प्रश्नवाचक वाक्यों अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में हम इसकी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और इसमें एक चीज और याद रखना है आपको, नकारात्मक वाक्यों में यस या ईएस नहीं लगाएंगे, यस या ईएस किसी के साथ नहीं उपयोग करेंगे, ठीक है। और कभी नहीं वाले सेंटेंस में लगाएंगे, उसके लिए हम नियम लिखा रहे हैं। ठीक है। एक वचन या ही, सी, इट या नाम, थर्ड पर्सन के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक वचन करता ही, सी, इट या किसी का नाम या थर्ड पर्सन के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे। अब बहुवचन के साथ क्या करना है देखेंगे। बहुवचन करता या आई, वी, यू, दे के साथ हम डू नॉट का यूज करेंगे। बहुवचन कर्ता के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। बहुवचन कर्ता हो गया आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ डू नॉट का प्रयोग करना है। और एक चीज याद रखना है, इनके साथ भी यस या ईएस नहीं लगेगा, ठीक है। इसको लिखिए।
लिख गया। अब कभी नहीं जैसे शब्द आ जाएगा तो उसके लिए क्या नियम होंगे? कभी नहीं के लिए अलग नियम है। जहां पर कभी नहीं आ जाए तब यदि वहां ही सी इट या सिंगुलर के साथ यस या ईएस का यूज होगा। और बाकी बहुवचनकर्ताओं के साथ यस या ईएस नहीं लगेगा। और बाकी बहुवचन कर्ताओं के साथ यस या ईएस नहीं लगेगा। तथा सिंगुलर हो या प्लूरल किसी के साथ आपकी भाषा में लिखें साथ डू या डज नहीं लगेगा। ये तब होगा जब कभी नहीं का प्रयोग किया जाए। बहुवचनकर्ता या एक वचनकर्ता हो उसमें डू या डज लगाने से हम बचेंगे, उसमें डू या डज का प्रयोग नहीं होगा। यदि एक वचनकर्ता है या ही सी इट है या किसी का नाम है तो उसके साथ हम यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। लेकिन बहुवचनकर्ता है तो उसके साथ ना ही डू लगाना है ना ही डज और साथ में ना ही यस या ईएस लगाएंगे। डू या डज का तो ये है कि ना एक वचन में लगेगा ना बहुवचन पे। लेकिन हमको एक चीज और याद रखना है कि एक वचनकर्ता के साथ यस या ईएस जरूर लगाएंगे और बहुवचनकर्ताओं के साथ यस और ईएस लगाने से बचना है, वो नहीं लगाना है। ठीक है, नोट करिए। हो गया। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पे, उदाहरण पे। मोहन खाना कभी नहीं खाता है। मोहन खाना कभी नहीं खाता है। तो मोहन सबसे पहले सब्जेक्ट, अब इसमें नहीं कभी नहीं है तो इसका मतलब नेवर। मोहन नेवर ईट्स, ईट हो गया। उसके बाद हमने बताया था ये एक वचन करता है तो इसके साथ यस या ईएस लगेगा। ईट्स, मोहन नेवर ईट्स द फूड।
ठीक है। मोहन खाना कभी नहीं खाता है। और दूसरा हो जाएगा वे कभी नहीं झूठ बोलते हैं। एक देखो सिंगुलर का मैंने बता दिया, अब एक प्लूरल का देख लीजिए। वे मतलब दे, कभी नहीं नेवर, झूठ बोलना टेल, अब इसी जगह देखो यहां पर सिंगुलर है तो इसमें ईएस लग गया है, ये प्लूरल है तो इसमें कुछ नहीं लगा है, मैंने एस टी मेन वर्ब लिख दिया, दे नेवर टेल एल आई। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इसी में, जैसे साधारण निगेटिव होते हैं, ये तो कभी नहीं के हो गए। रीता पुस्तक नहीं पढ़ती है। इसका हो जाएगा रीता डज नॉट, कभी नहीं का तो इसमें प्रयोग किया नहीं गया, इसमें केवल नहीं नहीं लगाया गया है, तो इसमें सक्रिय डू या डस लगेगा। एक वचन कर्ता के साथ डज, बहुवचन कर्ताओं के साथ डू का प्रयोग करेंगे। रीता डज नॉट रीड अ बुक। ठीक है। मोहन कभी नहीं खाना खाता, इसमें कभी नहीं है, इसमें केवल रीता पुस्तक नहीं पढ़ती है, केवल और केवल इसमें नहीं का प्रयोग किया गया है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव हो गया, अब बचता है लास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य भी दो तरह के होते हैं। एक तरह का प्रश्नवाचक वाक्य वो होता है जिसमें किसी वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक वाक्य से होती है, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द से होती है। जब भी किसी वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है, और एक दूसरा होता है जब किसी वाक्य के अंदर प्रश्नवाचक शब्द दिया गया हो, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें कहाँ मतलब पूछा जा रहा है तो ये प्रश्नवाचक शब्द हो गया। तो तुम कहाँ जा रहे हो ये बीच में प्रयोग किया गया है, तो एक तरह का ये हो गया। अब जैसे आपसे पूछ लिया क्या कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो तुम, इस पे क्या शब्द से शुरुआत हो गई है। तो दो तरह के होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक होता है वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आएगा, एक वाक्य के प्रारंभ में ही प्रश्नवाचक शब्द आता है, इस तरह का होता है। ठीक है। अब आते हैं इसके नियम पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य ये दो तरह का होता है। एक होता है जहां पर क्या से शुरुआत हो, और एक होता है जहां पे प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आता है।
देखिए, अगर वाक्य की आपकी भाषा में शुरुआत क्या से होती है? से होती है, तो एक वचनकर्ता या ही, सी, इट के साथ डज का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में करते हैं। ठीक है, अगर वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो एक वचनकर्ता ही, सी, इट के साथ डज का प्रयोग करते हैं। लिखिए, और ये एक चीज याद रखना, ये जो डज है कर्ता से पहले डज आएगा, डज लगेगा, तथा इसमें यस या यस नहीं लगाते हैं। ठीक, जो वाक्य की शुरुआत होगी ये सहायक क्रियाधार हेल्पिंग वर्ब से होगी, जो डज से प्रारंभ करेंगे और इसमें यस या ईएस नहीं लगाएंगे। नोट करिए, हो गया। अब इसका दूसरा नियम लिखेंगे, यदि कर्ता प्लूरल बहुवचन हो तो हो प्लूरल या आई वी यू दे हो गया, आई वी यू दे हो तो वहां पर डू का प्रयोग करते हैं, तब तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म
या बेस फॉर्म। नोट करिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें देखेंगे यदि कर्ता प्लूरल अर्थात बहुवचन कर्ता हो तो उसके साथ डू का प्रयोग करते हैं, और जो क्रिया होगी मेन वर्ब उस पे फर्स्ट फॉर्म का ही उपयोग करेंगे अर्थात बेस फॉर्म ही लगाएंगे, यस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। नोट करिए। हो गया, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आएंगे, ये तो हुआ जहां पहले वाक्य के प्रारंभ में प्रश्नवाचक शब्द मिल जाए। अब जैसे वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो क्या करेंगे, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तब। नियम देखिए, क्वेश्चन वर्ड जो होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है। जब प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में, यदि किसी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तब उसका नियम ये होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो भी पूछा गया उसकी अंग्रेजी बनाएंगे, उसके बाद डू या डज कर्ता के अनुसार लगाएंगे, फिर कर्ता, फिर मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, नोट करिए। और एक और नियम लिखिए, यदि क्या वाले वाक्य नकारात्मक हो तो वहां पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। ठीक है, इसको भी लिखिए। यदि क्या वाले वाक्य नकारात्मक नहीं, शब्द जहां पे आ जाता है वहां पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। देखिए, हो गया।
यदि कर्ता का कार्य हु मतलब कौन कर रहा हो तो वहां डू या डज नहीं लगाएंगे, डू या डज नहीं लगाते हैं। ठीक है, यदि कर्ता का कार्य हु मतलब कौन शब्द कर रहा हो तो वहां पर डू या डज नहीं लगाते हैं। ठीक है, लिखिए। अब चौथा लिखेंगे। भूल जाता हूं मैं आपकी राइटिंग में ना लिखने के लिए। विच हुज हाउ मच या हाउ मैनी के साथ उससे संबंधित नाउन लगाते हैं। ठीक है, इसको भी लिखिए। विच विच हुज हाउ मच हाउ मैनी अगर आ जाए तो उससे संबंधित नाउन का प्रयोग करते हैं। लिखिए। हो गया। पांच, अगर किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो वहां सबसे पहले उस शब्द की अंग्रेजी आएगी, फिर वर्ब लाएंगे तथा इसमें
सकारात्मक वाक्यों की तरह डू या डज का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसका हाँ उदाहरण देख लीजिए। कृषि वाक्य, चलो पहले नोट कर लो, शायद आएगा नहीं, नहीं आएगा, पहले नोट कर लो। हो गया, एग्जाम्पल लिखते हैं। तुम्हारे घर में प्रतिदिन कौन आता है? तो सबसे पहले कौन, इसमें कर्ता का कार्य कौन कर रहा है? तो हुज, सॉरी, तुम्हारे घर में प्रतिदिन कौन आ रहा था? हु कम, हु कम्स योर होम या हाउस डेली। और इसमें एक चीज याद रखनी है, आपको हमेशा प्रश्नवाचक सूचक अर्थात प्रश्न सूचक हर जगह लगाना है, हर सेंटेंस के लास्ट में। तुम्हारे घर में प्रतिदिन कौन आता है? तो हु कम्स टू योर हाउस डेली। ठीक है, जो अभी मैंने नियम लिखा है उसके हिसाब से ये उदाहरण था, इसको नोट कर लीजिए। अब आखिरी नियम इसमें ये है कि जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं तो इस उसके बाद आएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा वो सेम टू सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह बनेगा, परंतु उसमें हम लोग कर्ता के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और हु कौन वाले शब्दों के साथ डू या डज का उपयोग करेंगे। ठीक है, मतलब जहां पे इंट्रो इंटेरोगेटिव निगेटिव आ जाए, समझ जाइए, शॉर्टकट में है। ठीक है, निगेटिव हो वो सेम टू सेम इंट्रोगेटिव की तरह बनेगा। ठीक है, बस इसमें क्या कर देंगे, कर्ता के बाद नॉट लग जाएगा। ठीक है, और नहीं सेम टू सेम इसी की तरह रहेगा। और जहां पे कौन शब्द आएगा वहां पे डू और डज का प्रयोग करेंगे। और पूरा वाक्य लिखने या बनाने के बाद हमेशा प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग अवश्य करें, अन्यथा आपका पूरा सेंटेंस गलत माना जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं दो तीन। क्या वह किताब पढ़ता है?
ठीक है। अब इसमें बनाने के नियम मैंने पूरे लिखा दिए हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसका कर्ता देखेंगे। कर्ता देखने के बाद डू या डज में समझेंगे क्या लगाना। तो ये एक वचन करता है अर्थात सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए डज, डज ही, अब यहाँ पे यस या यस तो लगेगा नहीं, डज ही रीड द बुक, ठीक है। अब अगर हम ऐसे कर दें तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा, तो इसके लिए ये करेंगे, क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेश्चन चिन्ह अवश्य लगाएं, प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाएं। तुम कौन सी पुस्तक पढ़ती हो, विच, कौन सी मैंने बताया था, विच, होम, हाउ मैनी, हाउ मच, विच, इनके साथ उसके हिसाब से नाउन लगाएं, विच बुक, विच बुक। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, डू यू रीड, विच बुक डू यू रीड, ठीक है। दूध कौन पसंद नहीं, पसंद नहीं करता है, हु डज नॉट, हु डज नॉट लाइक मिल्क, ठीक है। इसमें देखो फिर से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, दूध कौन नहीं पसंद, कौन पसंद नहीं करता है, हु डज नॉट लाइक मिल्क। मधु कहाँ जाती है, वेयर डज, वेयर डज मधु गो, ठीक है। मधु कहाँ जाती है, वेयर डज मधु गो। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप लोगों ने आज पढ़ा सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, और इसका रिवीजन घर पर करें। सबके दो दो उदाहरण लिखकर घर में प्रैक्टिस करें। जहां ना समझ में आए आप लोग हमको कमेंट में बताएं और हम उसको फिर से पुनः प्रयास करेंगे समझाने का। और अगले अपडेट के लिए जुड़े रहने के लिए आप लोग अगली अपडेट पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और हमें अपना फीडबैक अवश्य दें, हमारी क्लास कैसी लगी। अभी मैं सीख रहा हूं दोस्तों, ये मेरी दूसरी क्लास है। आप लोग जैसा बताएंगे उन कमियों में मैं सुधार करूंगा और भी बेहतर आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और हमेशा निरंतर प्रयास करते रहिए। उज्जवल भविष्य की आपकी हम कामना करते हैं। आप जरूर सफल होंगे। आपकी इंग्लिश
जरूर स्ट्रांग होगी। आप लगातार मेहनत करिए, घर पे प्रतिदिन 10 से 15 मीनिंग याद करिए, वो भी लिख लिख करके, और जो मैं समझाता हूँ उसका एक आप नोट बनाइए, ठीक है। उसके साथ साथ प्रतिदिन उसको रिवाइज करिए, पढ़िए। केवल नोट बना के रखने से कुछ नहीं होगा, प्रतिदिन आपको अभ्यास करना होगा, क्योंकि भाषा हमेशा अभ्यास मांगती है। जब आप अभ्यास करेंगे तो आप जरूर एक न एक दिन सफल हो जाएंगे। और टारगेट आप सभी का यूपी बोर्ड होना चाहिए, जो 10वीं और 12वीं में है। महज 2 महीने बचे हैं, 2 महीने के अंदर आप लोगों को इतनी अच्छे से पढ़ाई करनी होगी ताकि आप बहुत अच्छी महारत हासिल कर सकें अपने बोर्ड पेपर्स में। और इंग्लिश के टेंस, टेंस अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, टेंस तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, टेंस मैं बिल्कुल तैयार करवा दूंगा मात्र 12 दिन में, ठीक है। और सीख रहा हूँ, अभी मेरी ये दूसरी क्लास है, जहाँ पे कमियां हो तो आप लोग जरूर बताएं, जिससे मैं उन पे सुधार कर सकूं, ठीक है। करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ साझा करें। और अपने माता पिता, अपने से बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, बच्चों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निखारें कि महिलाएं और बच्चे आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।